हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। पढ़ाई वैसे चल रही होगी। इसके पहले हमने जो वीडियो अपलोड किया हुआ है वो भी आपको ठीक से शायद समझ आएगा, ऐसी आशा करते हैं हम। और कुछ नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज़ कीजिए। देखिए, ऐसा नहीं हम मानते कि हम बहुत बेहतर और 100% बहुत अच्छा आपको दे पा रहे हैं। हाँ, प्रयास हमारा 100% देने का रहता है। हो सकता है बहुत सारी कमियां हो सकती हैं, हो सकता है कभी कोई इंस्ट्रूमेंट्स ना होने के कारण बहुत अच्छी क्वालिटी आपको अवेलेबल नहीं हो पा रही है, या कुछ भी कारण हो सकते हैं, या कभी कभी हम पढ़ाना में कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हों, ये भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन प्रयास हमारा पूरा है। लेकिन आप लोग जब बताएंगे हमको कि आपको ये क्या कमी लग रही है, तो वो हम पूरा प्रयास करेंगे कि इसको इम्प्रूव करें। ठीक है। और हमने आपको बोल के रखा है कि प्लीज़ आप टेलीग्राम चैनल में आप बिल्कुल ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं जब ओपन करेंगे, जब आपको लगे कि हाँ, हम कुछ आपको पर्सनल रूप से पूछना है, कुछ आपको डाउट्स नहीं समझ में आ रहे हैं, या क्वेरीज़ हैं, या स्टडी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, तो प्लीज़ आप मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम में पर्सनल रूप से भी। और यदि जैसे ही हमें मौका मिलेगा हम आपको रिप्लाई करेंगे। हो सकता है हमें समय लग जाए, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि यदि आपका क्वेश्चंस हमें लगेगा कि इसका बिल्कुल रिप्लाई देना चाहिए, तो हम बिल्कुल समय निकाल के, शायद लेट ज़रूर दें, लेकिन हाँ, देने की कोशिश ज़रूर करेंगे। पर प्लीज़ आप लोग पढ़िए, और टेलीग्राम चैनल को प्लीज़ आप लोग ज्वाइन कीजिए, जिससे आपको इसके पीडीएफ वगैरह मिलते रहें। ठीक है। अब आज हम लोग ये जो सेकेंड लास्ट आपका अधिनियम है, 9th यूनिट का सेकेंड लास्ट अधिनियम है, इसके बाद हम लोग का ख़त्म हो जाएगा। एक है अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956। ये अनैतिक आप ये समझ रहे हैं अनैतिक व्यापार। अनैतिक, इस शब्द में ही आप ध्यान समझिए, जो नीति से अलग हो, नीति से जस्ट उल्टा हो, नीति के अगेंस्ट हो, वो कहलाएगा अनैतिक व्यापार। मतलब व्यापार, ऐसा व्यापार जिसमें नीतियां शामिल न हो, मतलब नैतिक रूप से क्या, एथिक रूप से, एथिकल रूप से वो सही नहीं हो, उस तरह का यदि व्यापार होगा तो वो कहलाएगा अनैतिक व्यापार। उस अनैतिक व्यापार का जो अधिनियम है 1956 बनाया गया, और उसके आधार पर आगे क्या है वो हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है। अब इसमें ध्यान से देखिए कि स्वतंत्रता के बाद भारत में वेश्यावृत्ति को दंडनीय अपराध बनाया गया, तथा वेश्यावृत्ति को रोकने हेतु अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 भारत की संसद द्वारा बनाया गया। आप इस बात को ध्यान दीजिए कि अनैतिक व्यापार का सीधा सा यहाँ तात्पर्य क्या हो रहा है, वैश्यावृत्ति का इसके पहले भारत में यह कोई ऐसा कानून नहीं था जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि यह अनैतिक व्यापार है। इसकी तरह इसके लिए बहुत सारे दंड हो सकते हैं, या कानून की नज़र में ये सही नहीं है। यह 1956 के पहले स्पष्ट रूप से ऐसा कहीं नहीं कहा गया था। और प्राचीन काल से आपने देखा होगा, सुना होगा बहुत सारी किताबों में, बहुत लिटरेचर में, कि यह देवदासियों की तरह महिलाओं का उपयोग करना, महिलाएं केवल भोग का साधन समझी जाती थी। तो आप ये समझिए कि वो समय पहले था, लेकिन जब भारत स्वतंत्र हुआ तो ऐसे बहुत सारे कानून जो व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति के सम्मान के लिए आवश्यक हैं, वो बनाए गए, जिसमें से एक ये भी इम्पोर्टेंट था, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956। ठीक है। अब भौतिकतावादी जीवन शैली संपन्न आधुनिकता ने अनैतिक व्यापार की प्रवृत्ति को और भी बढ़ाया। मतलब आपके पास पैसे हैं तो आप अनैतिक रूप से इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा देते हैं, और पैसे देके आप सबको लगता है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं इसके लिए जवाबदार भौतिकतावादी ये संस्कृति भी है। भारत के संविधान में गरिमा में प्रतिष्ठा के जीवन का उल्लेख अपनी प्रस्तावना में किया गया है, और इसमें भारत के सभी नागरिकों को जीवन प्रदान करने का अवसर, एक अच्छा जीवन प्रदान करने का अवसर दिया है। यदि किसी व्यक्ति द्वारा अपने शरीर का व्यवसाय किया जा रहा है, यौन क्रियाओं हेतु अपने शरीर को किसी अन्य व्यक्ति को धन के बदले सौंपा जा रहा है, तब इस स्थिति में गरिमा सिद्धांत की अवहेलना होती है। और इसी के लिए ही भारत की संसद ने क्या किया है, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 बनाया हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया एक्चुअली है क्या ये। आप पहली बात तो इसका जो डेट है वो याद कर लेना कि इस ईयर में बना हुआ है और उसका उद्देश्य क्या है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 के मुख्य प्रावधान क्या हैं।
पहला प्रावधान क्या है, ये संपूर्ण भारत में लागू है, पूरे भारत में यह लागू होगा। और उसकी कुछ धाराएं हैं, वो भी हम लोग समझ सकते हैं। आपको इन धाराओं में केवल इस बात का समझने की कोशिश करना कि इस धारा में किस विषय की चर्चा की गई है। बहुत डीपली नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमने आपको बताया है कि बहुत सारे अधिनियम ऐसे हैं जिन अधिनियमों में बहुत सारे क्वेश्चन बनने की संभावना है, और कुछ अधिनियम में ऐसे होते हैं जिसमें बहुत कम क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। लेकिन हम कतई नहीं कहते कि ऐसा कोई अधिनियम नहीं है जिसमें क्वेश्चंस नहीं आएगा या कोई टॉपिक नहीं आ सकता। वो तो देखो डिपेंड करता है वो एग्ज़ामिनर कि वह कैसा है और किस प्रकार का उसकी सोच है, वो किस प्रकार के क्वेश्चंस फॉर्म कर रहा है, बना रहा है और वो क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन हाँ, हम लोग पूरा पूरा प्रयास करेंगे, पूरा कवर करने की कोशिश करें। ठीक है। अब देखिए, इस अधिनियम की धारा 2 के अनुसार कुछ परिभाषाएं दी गई हैं। धारा 2 में बहुत सारी परिभाषाएं दी गई, जिसमें से धारा 2 क्या है, वेश्याग्रह। धारा 2 का, ठीक है, इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया अधिनियम की धारा 2, वेश्यागृह के अंतर्गत कोई कमरा, घर, सवारी या स्थान अथवा किसी घर, कमरे या सवारी या स्थान का कोई प्रभाग अभिप्रेत है जिसका प्रयोग अन्य व्यक्ति के अभिलाभ के लिए या दो से अधिक वेश्याओं के पारस्परिक अभिलाभ के लिए, लैंगिक शोषण या दुरुपयोग के प्रयोजन के लिए किया गया हो। मतलब सीधा सा है कि ऐसा कोई भी स्थल जहाँ पर इस तरह की स्थितियाँ या निर्मित होती हैं या इस तरह का कार्य होता है, वह कहलाता है वेश्यागृह। ठीक है। आगे एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल छोड़ देते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम वही प्रयास करेंगे जिसमें आपको क्या होगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, और समझाने की कोशिश करेंगे। बाकी एक बार पीडीएफ में आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि क्या है, बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, उस पर आप लोगों को टाइम लग रहा है कि हाँ इसमें टाइम जा रहा है या कुछ भी है। हमने जो जो इम्पोर्टेंट लग रहा है वो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, अब इसमें नेक्स्ट दिया है वेश्यावृत्ति 2 चा में। ध्यान से क्वेश्चन बहुत अच्छा समझ में आ सकता है। देखिए, आप एमसीक्यूज वगैरह है कि निम्न जो धारा है उसमें किसमें वेश्यावृत्ति को परिभाषित किया गया है। धारा 2 का, 2 चा, 2 छा, 2 मा, जो भी हो सकता है, तो आपको पता होना चाहिए 2 छा। ठीक है। अधिनियम की धारा 2 के अनुसार वेश्यावृत्ति से व्यक्तियों का वाणिज्य प्रयोजन के लिए लैंगिक शोषण या उपयोग, ध्यान दीजिएगा, वाणिज्य प्रयोजनों प्रयोजनों के लिए लैंगिक शोषण या दुरुपयोग ही वेश्यावृत्ति कहलाता है। मतलब जब आप कमर्शियल रूप से पैसे का आदान प्रदान करने के आधार पर यदि लैंगिक शोषण होता है, वो कहलाता है वेश्यावृत्ति। ये किस में दिया है, ये धारा 2 चा में दिया गया है। ठीक है। अब इसमें वेश्या किसे कहेंगे, वैश्या कौन है, वैश्या के बारे में भी ध्यान से देखिए। इसमें 2 चा में ये दिया हुआ है वैश्यावृत्ति और वैश्या दोनों के बारे में धारा 2 चा में बताया गया हुआ है। ठीक है। इसमें क्या क्या कहा गया है कि स्त्री या व्यक्ति जो वाणिज्य प्रयोजन अर्थात प्रतिफल स्वरूप धन प्राप्ति हेतु व्यापार के रूप में की गतिविधि के रूप में अपने शरीर का दैहिक शोषण या दुरुपयोग होने देती है, स्वयं के शरीर को लिखित समाधान हेतु प्रस्तुत करती है, वेश्या कहलाती है। लिखित से मतलब कहने का मतलब प्रस्तुत करती हैं किसमें, ये जानते हुए कि हम ये क्यों कर रहे हैं, उसको पता होगा ये सब चीज़ें, और उस आधार पर उसको वेश्या कहा जाएगा। ऐसी स्त्री को कहा जा सकता है जो आप देखो, जो भाड़े में उन्हें पैसे लेकर या यौन क्रियाएं जो होती हैं उसमें शरीर को अपने प्रस्तुत करती हैं, वो वेश्या कहलाती हैं। और कुछ कुछ चीज़ें और दी हुई हैं, जैसे स्वेच्छा से स्वयं इस चीज़ के तैयार हो जाए। दूसरा, धन समान किसी प्रतिफल के लिए, मतलब पैसा या कोई और चीज़ दे रहे हैं धन के की तरह, तब वो ऐसा काम करे। अपने शरीर को किसी पुरुष के समक्ष समर्पित या प्रस्तुत करे। किसी महिला की समाज में खराब छवि के कारण उसे वेश्या शब्द से संबंधित नहीं किया जा सकता। इसमें ये नहीं कि वो वेश्या कोई भी, आप लोग अक्सर अपशब्द बोल देते हैं, तो ऐसा इसमें नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। इसमें ये कहा गया है इस अधिनियम की इस धारा में, स्वेच्छा से यदि वो अपने शरीर को किसी पुरुष के समक्ष समर्पित करती है, तो क्या होगा, किस लिए, लैंगिक समागम है उसके लिए, तो वह यह वेश्या उसमें कहलाएगी।
अब देखो नेक्स्ट दिया हुआ है आपका, इसको हम स्पीड से क्यों कर रहे हैं? हम स्पीड से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो चीज़ें दी हुई हैं वो आपको समझने के लिए जितना हम बता रहे हैं वो बाकी एग्जाम्पल्स दिए हैं, तो वो आप एग्जाम्पल्स पीडीएफ से पढ़ सकते हैं, कुछ भी उसमें एक्स्ट्रा नहीं है। लेकिन हाँ, हमें ये समझ में आ रहा है कि जो हम आपको बता रहे हैं वो उतना ही हम बोलें जितना आपको समझ में आ रहा हो, जितना ये नहीं कि हम आपको समझ में आ रहा हो और हम उस विषय में बहुत समय दें, जिससे आपका समय भी खराब हो और हमारा समय भी खराब हो। लेकिन हाँ, समझ में आना ये सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है। इसमें सुधार संस्था को परिभाषित किसमें किया गया है? ये धारा 2 में कहा गया है। सुधार संस्था वो है, ठीक है, जो अधिनियम की धारा 21 के अंतर्गत स्थापित की गई है, जिन संस्थाओं में ऐसे व्यक्तियों को जो वेश्यावृत्ति से लिप्त हैं उनके सुधरने की संभावना और आवश्यकता है, ऐसी संस्था की सुधार संस्था कहलाती हैं। धारा 2 में संरक्षण गृह क्या है? संरक्षण गृह ऐसे होते हैं जहां पर ऐसे लोगों के संरक्षण की आवश्यकता होती है जो इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप रखे गए हैं। मतलब इस जो अधिनियम में दिए हैं ये इस व्यापार में कोई लिप्त है या किसी के धोखे से आ गया है, इन सब के संरक्षण के लिए यदि उसको रखा गया है तो वो संरक्षण गृह है। इसकी चर्चा 2 में कही गई है। और इस प्रकार के सुधार गृह क्या होते हैं? राज्य सरकार द्वारा भी स्थापित होते हैं और वह इसकी इस तरह के लोगों के लिए सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करते हैं। यदि इस धारा के अंतर्गत स्थापित किए जाने वाले सुरक्षा गृह या सुधार गृह की स्थापना या अनुरक्षण इस धारा के प्रावधानों के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति से करेगा तो वह प्रथम अपराध की दशा में जुर्माने की राशि 1000 तक की हो सकती है। मतलब यदि कोई ऐसा कहेगा कि हम सुधार गृह चला रहे हैं, सुधार गृह बना दिए हैं बिना सरकार की जानकारी में, लेकिन वह दूसरा काम कर रहे हैं, तो उस स्थिति में क्या होगा? उसको 1000 रुपये तक की जुर्माना उसको राशि होगी और 1 वर्ष तक की कारावास भी उसको हो सकता है। ठीक है। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 के अंतर्गत दंड की व्यवस्था क्या क्या है? देखो, इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध होने पर दंड की व्यवस्था ऐसे दी गई है। क्या दी गई है? यदि वैश्यागृह है उसका संचालन हेतु जो होगा उस दंड कहाँ दिया गया? धारा 3 में कहा गया है। क्या क्या है? अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 1 में अपराध स्वरूप दंडनीय कृत्य है वैश्यागृह चलाना, वैश्यागृह का प्रबंध करना, वैश्यागृह चलाने या प्रबंध करने में सहायक होना, वैश्यागृह में प्रबंध में कार्य करना। मतलब किसी भी प्रकार से यदि आप वैश्यागृह से जुड़े हुए हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, तो वह कहाँ आएगा? धारा 3 के अंतर्गत आएगा। उपरोक्त कृत्यों में प्रथम बार अपराध करने पर न्यूनतम अवधि 1 वर्ष और अधिकतम अवधि 3 वर्ष तक का कारावास और 2000 रुपये तक के जुर्माने का दंड है। उसके बाद अपराध के लिए न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि का कारावास और अधिकतम 5 वर्ष के कारावास और 2000 रुपये के दंड का प्रावधान है। मतलब पहली बार करेंगे तो कम से कम उसको 1 साल, यदि वो दोबारा करेगा तो क्या है, कम से कम 2 साल। और पहली बार में यदि अपराध करता है तो अधिकतम सज़ा उसकी 3 वर्ष होगी, लेकिन इसमें क्या होगी? अधिकतम वर्ष दोबारा करने पर 5 वर्ष की होगी। अधिनियम की धारा 3 उपधारा 2 में वर्णित कृत्यों को भी अपराध माना गया है जो निम्नलिखित है। बहुत सारे इसमें दिए हुए हैं। क्या? परिसर में परिसर के किराएदार पट्टेदार अभिभोगी व्यक्ति द्वारा परिसर अथवा उसके किसी भाग को वैश्यागृह के रूप में उपयोग करना भी यह उसका क्या होगा? अपराध माना जाएगा। परिसर के स्वामी पट्टाकर्ता भूस्वामी या उसके अभिकर्ता द्वारा परिसर किसी भी प्रकार का मतलब यदि है और उसके किसी भी भाग में हो ऐसा कार्य हो रहा है तो वही माना जाएगा। इसके लिए क्या होगा? वही सेम चीज़ देखिए, प्रथम बार क्या होगा? उसको 2 वर्ष तक की होगा और दोबारा होगा कम से कम क्या 5 वर्ष के लिए होगा। मतलब पहली बार यदि साबित होता है तो 2 वर्ष की इसको सज़ा मिलेगी और दोबारा कम से कम जो दोबारा होता है पश्चातवर्ती में दोबारा करता है तो 5 वर्ष तक के लिए उसको सज़ा मिलेगी। आगे एग्जाम्पल दिया हुआ है, वैश्यावृत्ति से अर्जित आय पर जीवन निर्वाह हेतु दंड धारा 4। मतलब यदि कोई वैश्यावृत्ति कर रहा है उससे यदि उसको आय हो रही है तो और वो अपना जीवन निर्वाह कर रही है कोई भी महिला, तो भी उसको क्या धारा 4 के तहत इसमें दंड दिया जाएगा।
ठीक है। इस प्रकार के जीवन निर्वाह करने वाले व्यक्ति को 10 वर्ष तक की कारावास का प्रावधान किया गया है। बाकी सेम वही है। धारा 4 के प्रावधान दिए गए हैं इसमें। इसमें क्या दिया हुआ है? 18 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति यदि निम्नलिखित किसी श्रेणी में आता है तो वह धारा 4 में वर्णित अपराध के लिए दोषी पाए जाने के लिए दंडित किया जाएगा। एक्चुअली आपको लग रहा होगा ना कि थोड़ा बोरिंग सा सब्जेक्ट है। कभी कभार लग रहा है कि बस हम लोग बातें कर रहे हैं, बहुत अच्छे दिमाग में नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा हुआ होगा आपको। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो फैक्ट पढ़नी ही है हम लोग को। और उस पढ़ने के अलावा यदि बहुत सारी चीज़ों को इसमें नहीं जोड़ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को जोड़ने बैठेंगे तो फिर हम लोग विषय से हट जाएंगे, और विषय से हम लोग को हटना नहीं है। इसलिए इसको एक दो बार तीन बार आप पढ़िए, समझिए, जानिए, तो आपको बेहतर और अच्छे से समझ में आने लगेगा। ठीक है। इसमें क्या है? कौन व्यक्ति दोषी होगा? किसी वेश्या के साथ निवास करने वाला व्यक्ति, आदतन किसी वेश्या के संग संग रहने वाला व्यक्ति, वेश्यावृत्ति करने में सहायक बनने वाला व्यक्ति, वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर और दुष्प्रेरित करने वाला व्यक्ति, किसी वेश्या के लिए दलाल के रूप में या मध्यस्थम के रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति, वेश्यावृत्ति के लिए किसी व्यक्ति को उपलब्ध करने आदि से दंडित किए जाने वाला, ये धारा 5 में आएगा। मतलब कहने का मतलब है कि इस प्रकार के अपराध चाहे किसी भी प्रकार का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जुड़ा हो, वो सब इस श्रेणी में आएंगे। धारा 5 में क्या दिया हुआ है? धारा 5 में दिया गया है कि किसी व्यक्ति को उसकी सहमति या सहमति के बिना वेश्यावृत्ति के प्रयोजन के लिए यदि कोई उपलब्ध कराता है या उपलब्ध कराने का प्रयास करता है तो यह दंड किस में आएगा? धारा 5 में। धारा 4 में क्या था? धारा 4 में ये है कि वो व्यक्ति किसी प्रकार का यदि प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से वेश्यावृत्ति से जुड़ा हुआ है, धारा 4 में आएगा। और धारा 5 में क्या है? यदि उसकी सहमति और बिना सहमति के बिना बिना भी यदि वेश्यावृत्ति का प्रयोजन के लिए उसको उपस्थित करता है या उपलब्ध कराने का प्रयास करता है तो भी वह धारा 5 के तहत दंडित किया जाएगा। किसी व्यक्ति को वेश्यावृत्ति के लिए पालन पोषण करने हेतु एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने तक, हाँ, ले जाने या ले जाने का प्रयास करना या प्रयत्न करना, ये भी धारा 5 के अंतर्गत अपराध कहा जाएगा। वेश्यावृत्ति कराना या वेश्यावृत्ति करने के लिए प्रेरित करना, ये भी धारा 5 के तहत दंड माना जाएगा। धारा 5 में क्या है? 3 वर्ष कम से कम दंड है, अधिकतम 7 वर्ष का दंड है। इसमें ध्यान दीजिएगा, दंड को बहुत ध्यान से याद करना है हम लोगों को कि धारा 5 में क्या है। ये वेरी शॉर्ट बनाइए नोट, वेरी शॉर्ट बनाएंगे आप लोग, समझ में आएगा। अभी हम जब इसका एक लाइव वीडियो करेंगे पूरे सेशन का, तो उसमें आपको अपनी बातों को रखने का या क्वेश्चन पूछने का ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। ठीक है। और इसमें क्या दिया हुआ है? अधिकतम धारा 5 में क्या है? न्यूनतम 3 वर्ष है और अधिकतम 7 वर्ष की इसमें सज़ा है और 2000 रुपये जुर्माना है। कब है? जब उसको पता हो। यदि किसी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध कोई ऐसा अपराध किया जाएगा तो अधिकतम कारावास की अवधि 7 वर्ष के स्थान पर 14 वर्ष तक की हो सकेगी। मतलब ज़बरदस्ती किसी को यदि इसमें शामिल किया जाएगा तो। यदि इनमें से कोई अपराध बालक या अवयस्क से संबंधित है तो कारावास की अवधि न्यूनतम 7 वर्ष और अधिकतम 14 वर्ष तक का क्षमा कीजिए, कारोबार नहीं होगा, ये कारागार होगा। ठीक है। इसको करेक्शन कर लीजिएगा। ठीक है। किसी व्यक्ति के वेश्या के साथ पूर्व में के संबंध में यदि संबंध होता है ऐसे, यदि उस वेश्या को वेश्यावृत्ति करने हेतु उत्प्रेरित करता है तो धारा 5 के अंतर्गत अपराध घटित हुआ माना जाएगा। मतलब पहले भी हुआ है तो भी वो अपराध की श्रेणी में आएगा। वेश्यागृह में निरुद्ध करने हेतु दंड, धारा 6। यदि किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा से या उसकी इच्छा के विरुद्ध वेश्यागृह से निरुद्ध किया जाए, मतलब जोड़ा जाए, ठीक है, जोड़ा जाए तो वह भी धारा 6 के अंतर्गत दंड का भागी बनेगा। ऐसे दोषी व्यक्ति को न्यूनतम 7 वर्ष और अधिकतम 14 वर्ष का कारावास होगा यदि वह जोड़ने की कोशिश करता है। ठीक है।
अब देखिए इस बात को, ये बहुत इम्पोर्टेंट धारा है, धारा 7। इसको आप प्लीज़ बहुत ध्यान से टिक कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, शॉर्ट में कर लीजिएगा। इसमें दिया है सार्वजनिक स्थानों पर वेश्यावृत्ति के लिए दंड। पहली बात तो सार्वजनिक स्थान क्या क्या होते हैं वो उसमें परिभाषित किया गया है, ठीक है। कोई भी सार्वजनिक स्थान ये कहलाएंगे कहाँ, जो पूजा स्थल हो, धार्मिक स्थल हो, शिक्षण संस्थान हो, छात्रावास हो, चिकित्सालय हो, परिचर्या गृह हो, माने कॉन्फ्रेंस वाला, हाँ, वहाँ उस उक्त स्थानों से 200 मीटर के दायरे वाले स्थान को के सार्वजनिक, मतलब उस स्थल में 200 मीटर के अंदर कुछ भी ऐसी गतिविधियां नहीं होनी चाहिए। दो क्वेश्चन बनता है। पहली बात, सार्वजनिक स्थलों के बारे में किस धारा में दिया गया है, तो आपको पता है धारा 7 में दिया गया है। और धारा 7 के अंतर्गत सार्वजनिक स्थल के कितनी दूरी के अंदर यह पूर्णतः क्या है, आप देखिए, उपरोक्त स्थानों के 200 मीटर के दायरे में आने वाले संस्थान। 200 मीटर जो ये उस एरिया का रेडियस दिया हुआ है, इसमें 200 मीटर आपको उस डिस्टेंस को याद रखना है। अब क्या दिया हुआ है इसमें, जो ऊपर वाले संस्थान है, जो स्थानों से 200 मीटर के दायरे में आने वाले जो स्थान है, उसके बारे में उच्चतम न्यायालय बहुत सारी कुछ चीज़ें दी हुई है। वो केवल केवल ये है कि यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए या होगा तो इतना दंड है, ये बस में कि मेन बातें हमने आपको बताई कि धारा 7 क्या है, धारा 7 में क्या क्या दिया हुआ है, और उसके डिस्टेंस, इस सार्वजनिक स्थलों को चार्ज पर डिस्टेंस क्या दिया हुआ है, 200 मीटर, ठीक है। इसमें प्रथम बार दोषी है तो 3 माह तक की अवधि हो और कारावास होगा, 200 रुपये जुर्माना होगा। दूसरा बार अपराध करता है तो 6 महीने तक होगा ये, ठीक है। अब ये है आपका, हाँ, यदि सार्वजनिक स्थल कोई होटल है और होटल में ऐसा काम हो रहा है तो क्या कर सकते हैं ये, या उसका लाइसेंस न्यूनतम 3 माह की अवधि हेतु निलंबित किया जा सकता है। और अधिनियम की धारा 14 है, इसमें सभी दंडनीय अपराध संज्ञेय। अब देखो बहुत अच्छी बात है, यदि कोई होटल है उसकी लाइसेंस कितने महीने के लिए कम से कम कर सकते हैं, ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 3 महीने के लिए। और धारा 14 के अंतर्गत यदि सभी दंडनीय अपराध क्या बताया गया है, संज्ञेय अपराध होंगे, मतलब बिना वारंट की गिरफ्तारी संभव है। बिना वारंट के वजह कर गिरफ्तार कर सकते हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत वेश्यावृत्ति के लिए प्रलोभन देना या उकसाने को भी अपराध माना जाएगा, और इस कंडीशन में 6 माह की अवधि का कारावास और 500 तक के जुर्माने आदि या दोनों से दंडित किया जाने का प्रावधान किया गया है, ठीक है। और दोबारा ही करता है काम तो क्या होगा, 1 वर्ष तक की अवधि का कारावास उसको किया जाएगा। धारा 8 में क्या दिया हुआ है, के अंतर्गत घोषित अपराधी पुरुष द्वारा किया जाता है, घोषित अपराधी नहीं, घोषित अपराध जो है पुरुष द्वारा किया जाता है तो दंड की मात्रा न्यूनतम 7 दिन का कारावास होगी, जो 3 माह की अवधि तक बढ़ाई जा सकेगी। मतलब घोषित कोई अपराध है, घोषित अपराध है, उस अपराध के को पुलिस द्वारा किया जाएगा, उस कंडीशन में क्या है, कम से कम 7 दिन का कारावास होगा और 3 माह की तक इसको अवधि बढ़ाई जा सकेगी, ठीक है। चलिए धन्यवाद आपका। ये कुछ थोड़ा सा आपको थोड़ा सा हो सकता हो बहुत इंटरेस्टिंग कम लगा हो, या आपको लगा हो बहुत सारे फैक्ट हैं, वही चीज़ लिखी हुई है, वही हम लोग समझ पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, कह पा रहे हैं, लेकिन इन धाराओं को ध्यान करना ज़रूरी है। जब एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे ना तो आपको सच में समझ में आएगा कि हाँ, इन चीज़ों को हम लोग कितना ध्यान से पढ़ना चाहिए था और बहुत ध्यान से समझना चाहिए था, ठीक है ना। तो आप ये समझिए, इनको ध्यान से करिए। बस एक एक्ट बचा हुआ है और वो हम आपको नेक्स्ट करा देंगे, वो लास्ट है, मतलब लास्ट में करने के बाद ये पूरा 9th यूनिट आपका कंप्लीट हो जाएगा। वह छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, एक बस एक्ट बचा हुआ है। तो प्लीज़ आप ध्यान दीजिए, पढ़िए, कमेंट्स कीजिए, और हाँ, आपको यदि कुछ क्वारीज करना हो तो प्लीज़ आप हम टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं, इंडिविजुअल तौर पे भी, ठीक है। चलिए ध्यान रखिए, पढ़िए, और अच्छे से पढ़िए। थैंक यू।